शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, सरकार क्यों सो रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग 40 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया था। अब वो ये भी कह रहे हैं कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं क्योंकि भारत रूस से ईंधन खरीदता है। ऐसे में हमारी विदेश नीति क्या कर रही है? भारत सरकार इन बयानों पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने से डरते हैं? आदरणीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सच कह रहे हैं कि जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप इस समय पूरे दुनिया के सरपंच बने फिर रहे हैं, खास करके भारत के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, सरकार क्यों सो रही है भाई? ट्रंप 40 बार कह गए कि मैंने ये मध्यस्थता कराई भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में, सरकार बोलने तैयार नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि भारत जो है वो रसिया से तेल खरीदता है, चाइना से कारोबार करता है। हम क्या कोई गुलाम हैं? हम जिससे चाहे व्यापार करेंगे, जिससे चाहे संधि करेंगे, जिससे चाहे मित्रता करेंगे। आप कौन है भाई? आप अपने देश के राष्ट्रपति, अपने देश में काम करिए। अमेरिका की आबादी हमारी आबादी में जमीन आसमान का अंतर है। हम जितने आज 140 करोड़ का हमारा देश एक साथ अगर चिल्ला दे ना तो बाकी छोटे मोटे देश बहरे हो जाएंगे, लेकिन हम सनातनी लोग हैं। हमारा देश जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ये भारत है, नया भारत। आंख मिलाएंगे, आंख मिलाएंगे, आंख दिखाओगे तो आंख दिखाएंगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार मध्यस्थता या हमारे बीच में बोल रहे हैं या जो 25% टैरिफ लगा रहे हैं, ये व्यापार जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायी होगा भविष्य में, और इसके लिए सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हमारी विदेश नीति क्या कर रही है? विदेश नीति, विदेश कूटनीति भारत से बढ़िया पूरी दुनिया की नहीं थी। हमारे सबके आचार्य चाणक्य उस समय पूरे दुनिया के लिए एक डंका बज गया था हमारे भारत की नीति का, और आज ये भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, कोई उन पे मतलब जैसे सब सो रहे हैं। ये हो क्या रहा हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर फारूक अब्दुल्ला साहब हो चाहे हमारे नेता उद्धव ठाकरे साहब हो, यही बात तो कह रहे हैं कि ट्रंप पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई जा रही? ट्रंप से कौन घबरा रहा है? हाउडी ट्रंप कौन कहता था? नमस्ते ट्रंप कौन कहता था? मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। तो ट्रंप को समझा देना चाहिए मोदी जी की तरफ से कि आप अपने देश के नेता हो, हमारे देश के नहीं। हम आपके गुलाम नहीं है, हम 1947 में आजाद हो गए। भाजपा नेता बिरंची त्रिपाठी ने पुरी की नाबालिग पीड़िता की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, पुरी की 15 वर्षीय लड़की की मौत से हम सभी बेहद दुखी हैं। ये एक अमानवीय और जघन्य अपराध है। सरकार ने उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। दिल्ली एम्स में उसका इलाज कराया गया, लेकिन अफसोस की बात है कि वो बच नहीं सकी। हमें पीड़िता के परिवार के दुख में सहभागी होना चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे अपराध दोबारा ना हो। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पूरी बड़ंगा की 15 साल बच्ची का जो देहांत हुआ है उसके लिए हम सब दुखी हैं। सरकार की तरफ से बच्ची को बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया गया था। भुवनेश्वर एम्स में जब ट्रीटमेंट हो रहा था उस समय भी, बाद में अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए उसको दिल्ली एम्स एयरलिफ्ट किया गया था, उस समय भी सरकार पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। सरकार अच्छे से अच्छा कैसे उसको ट्रीटमेंट मिले, मुफ्त में मिले, सारे विषय का मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री जी भी कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को भी उसका स्वास्थ्य का जायजा लेने के लिए दिल्ली भी भेजे थे। उसका परिवार का दिल्ली में भी जो व्यवस्था होना चाहिए उसको भी सरकार ने किए थे। दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने भरपूर प्रयास किए थे उसको बचाने के लिए, लेकिन सारे प्रयास के बावजूद आज बच्ची हमारा बीच में नहीं रही है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि उसका आत्मा को शांति मिले। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, प्रज्ञा ठाकुर को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने के दबाव का दावा कर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि न्याय और संवेदनशीलता का मामला है। ऐसे गंभीर मामलों पर बयानबाजी से समाज में भ्रम और तनाव पैदा हो सकता है। उन्हें चाहिए कि वे देश में भाईचारा, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कार्य करें, न कि विवादास्पद टिप्पणियों से माहौल को बिगाड़ें। इस पर
प्रज्ञा ठाकुर जी सियासत ना करें, ये सियासत का विषय नहीं है। और जिस अपराध में वो सलाखों के पीछे थे, माननीय न्यायालय से उनको मिली है, तो वो उनको सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अपनी पार्टी का टीटीएम ही करना है तो करें, लेकिन नफरत ना फैलाएं, आपसी भाईचारा, देश का सौहार्द ना बिगाड़ें, इसके लिए काम करें। भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुल्तान जोत पर्व के अवसर पर हरिद्वार में गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, हम यहाँ मां गंगा की गोद में हैं। ये 115 वर्षों पुराना मुल्तान जोत उत्सव श्रद्धालुओं को मां गंगा की पूजा करने और देश की सुख समृद्धि की कामना के लिए एकजुट करता है। ये पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत और आस्था का प्रतीक है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की उन्नति और लोक कल्याण की प्रार्थना करते हैं। ऐसे आयोजनों से हमारी परंपराएं और राष्ट्रीय एकता और भी मजबूत होती हैं। गंगा की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब यहाँ माँ गंगा की गोद में आए हुए हैं। 115 वर्ष पुरानी ये मुल्तान जोत महोत्सव, इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। ये सनातनी परंपरा जिसमें सब समाज के लोग आकर यहाँ माँ गंगा की गोद में प्रणाम करते हैं और एक ही कामना करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश समृद्ध हो, पूरे समाज में शांति हो, सद्भाव हो और माँ गंगा अपनी असीम अनुकंपा हम सब पे बनाए रखे। मेरा ये तीसरा है। सरकार बनने से पहले भी माँ गंगा से विनती करके गया था और माँ गंगा ने पूरी अपना आशीर्वाद दिया है। और आज माँ गंगा की गोद में आकर अब ये कहा है कि माँ गंगा के साथ साथ अब माँ यमुना की सफाई भी दिल्ली में हो। और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में तत्परता से इस काम में लगी और शीघ्र ही मां यमुना की गोद में भी हम ऐसे स्नान करेंगे। आरएलडी नेता मलूक नागर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानून का समर्थन करने के लिए धमकाया था। नागर ने कहा, अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने स्पष्ट किया है कि कृषि कानून 2020 में आया, जबकि उनके पिता का निधन 2019 में ही हो गया था। एक बेटे को तो अपने पिता की मृत्यु की तारीख जरूर पता होगी। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि राहुल गांधी इस तरह का झूठ क्यों फैला रहे हैं। इस बारे में जेटली जी के बेटे का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि कृषि कानून 2020 में आया था और उनके पिताजी की जो मृत्यु थी वो 2019 में हो गई थी। और उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी जी ऐसे बेतुके आरोप ना लगाएं जो निराधार झूठ हो। तो जेटली जी के बेटे के अनुसार राहुल गांधी जी क्यों झूठ बोल रहे हैं, समझ से परे की बात है और एक ऐसी निराधार बात जिससे देश में बिल्कुल ही उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। ऐसा गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए। इससे साफ एक चीज सिद्ध हो जाती है कि दोनों में से एक का तो पक्का झूठ है ही। तो बेटे को तो पता होगी कि उनकी बाप की मृत्यु कब हुई है, तो पता नहीं राहुल गांधी जी ने ऐसा क्यों बोल दिया, समझ से बाहर की बात है। तेजस्वी यादव द्वारा यह आरोप लगाए जाने पर कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, दिल्ली के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, मुख्य चुनाव आयोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि जैसे वे भाजपा के किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हों। मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने दफ्तर में टीएन शेषन की एक तस्वीर लगा लेनी चाहिए और सुबह शाम सिर्फ उनकी तस्वीर को देखना चाहा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनके विचारों का शुद्धिकरण होगा। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त इस तरीके से बयानबाजियां कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हो। मुझे लगता है कि एक बाबू को रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त बना रही है उससे साफ हो जा रहा है कि अपने यसमैन को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। उसकी रिटायरमेंट के बाद एक लॉटरी लग गई, भाई उसको गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, रुतबा मिल गया। अब वो सरकार के लिए जो है हर जगह ढोल बजा रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को एक टीएन शेषन साहब की एक तस्वीर जो है अपने दफ्तर में लगा लेनी चाहिए और सुबह शाम टीएन शेषन साहब की तस्वीर को देखना चाहिए सिर्फ, तो मुझे लग रहा है थोड़ा उनके विचारों के अंदर शुद्धिकरण होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा यह आरोप लगाए जाने पर कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, भाजपा इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है।
यह मताधिकार ही है जो गरीबों की ताकत है। इस ताकत और सम्मान को भाजपा खत्म करना चाहती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार में जारी SIR के खिलाफ लोकसभा में पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि ये वोट की चोरी है और इसे बंद किया जाए, लेकिन सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही है। कल भी संसद है, देखिए क्या होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है और ये मताधिकार जो है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, लेकिन और मताधिकार से ज्यादा कीमती चीज किसी के पास नहीं है। ये मताधिकार ही होता है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति के पास, जिसके पास अपना वोट है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, गरीब से गरीब, ठेला चलाने वाला, कुंसा बेचने वाला, गरीब बस्तियों में प्रधानमंत्री तक जाते हैं, चुनाव में हाथ जोड़ करके उससे अपना वोट मांगते हैं। तो ये गरीबों की ताकत है और ये मत जो है, वोट जो है, वोट का अधिकार ताकत के साथ साथ उसका सम्मान है। इस ताकत को, इस सम्मान को और इस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, जिसकी शुरुआत इसने तो कर दिया था। अयोध्या स्थित हमारा मिल्कीपुर का जो उपचुनाव हुआ था, वो चुनाव हुआ था, उसी में पूरी तरह से खत्म कर दिया था और बिहार में ये कर रहा है, जिसको लेकर लगातार इस समय सदन चल रहा है लोकसभा में और हम लोग, सारा विपक्ष मांग कर रहा है कि वोट की चोरी है, वोट की डकैती है, लोकतंत्र की हत्या है, ये बंद किया जाए। लेकिन सरकार के समझ में बात नहीं आ रही है। अभी कल भी है, देखिए क्या होता है। लखनऊ में चयनित यूपी पुलिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप 2017 से पहले की स्थिति याद कर सकते हैं। भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं होती थीं, पैसों का लेन देन होता था, युवाओं के अधिकारों से समझौता किया जाता था, दंगे होते थे, भ्रष्टाचार होता था, महिलाएं और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, लोग रात में यात्रा नहीं करते थे, विकास रुक गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर काशी में आतंकवादी हमले हुए, जब भर्ती पारदर्शी नहीं थी तब ऐसा होता था, लोग पलायन करने को मजबूर थे। याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होते थे, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था, नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी,
अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था और प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। ओडिशा के बलंगा में 19 जुलाई को बदमाशों द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की को आग के हवाले करने और कल दिल्ली एम्स में उसकी मौत पर ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने कहा, मैं उसके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए, उसे दिल्ली एम्स भी भेजा गया था, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। विपक्षी दलों को ऐसे मामलों का राजनीतिकरण करने से दूर रहना चाहिए। सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। आमतौर पर ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार सरकार के साथ नहीं खड़ा होता, लेकिन परिवार सरकार के साथ है और वे कह रहे हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए उससे वे संतुष्ट हैं। इसलिए मामले में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वप्रथम तो मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गंभीर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। राज्य सरकार की तरफ से जो भी पदक्षेप लेने की आवश्यकता थी राज्य सरकार ने लिया। उसको दिल्ली एम्स को भी ट्रीटमेंट के लिए भेजा, पर उसकी जिंदगी बचाने में डॉक्टर लोग सक्षम हो नहीं पाए। दूसरा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो विरोधी दल के लोग राजनीति करते हैं ऐसे मुद्दों को लेके, उनको उससे वंचित रहना चाहिए। जब वो लोग सत्ता में थे तब ये इस तरह की घटना होती थी। आज ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसको भी लेके सरकार की तरफ से जो पदक्षेप लेने की आवश्यकता थी सरकार ने लिया है। ये अलग बात है कि उसकी जीवन को बचा नहीं सके। सर, उनके माता पिताजी का कहना है कि सरकार ने हमारा सहयोग किया, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं है। देखिए, ऐसे घटनाओं में अक्सर देखा गया है कि परिवार साथ नहीं खड़ा होता है कहीं पे, पर जब परिवार साथ खड़ा है और परिवार कह रहा है कि सरकार ने जो पदक्षेप लिया उसमें वो संतुष्ट हैं, ये थर्ड पार्टी जो आके बीच में उसको लेकर राजनीति करना चाहती है, ये दुर्भाग्यजनक। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।